राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही विशिष्ट मेहमान, मेरे छोटे भाई भाई वैभव सिंह जी, डीओ न्यूज। वैभव भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। मेरा सौभाग्य, मेरे अरे लिए नहीं, इट्स सौभाग्य मैटर ऑफ हमारा है। ऑनर कि आज आप मेरे चैनल पे पधारे। जी। सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो अब ट्रंप साहब ने शपथ ले ली ऑफिस, और कल मैं मैंने वो पूरा भाषण सुना। तो मेक्सिको की दीवार, इमरजेंसी, millions and millions of illegal immigrants, illegal infiltrators to be sent back, पनामा, ये वो तमाम। आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए कि क्या मतलब ट्रंप के आने के बाद क्या वाकई दुनिया बदलने जा रही है? मैं, देखिए, दुनिया बदलेगी तो जरूर, क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो परिवर्तित होंगी। अ, दुनिया में एक वक्त था कि बाइपोलर वर्ल्ड था, दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत यूनियन हुआ करता था और एक अमेरिका हुआ करता था। तो आधी दुनिया सोवियत यूनियन के पीछे चलती थी और आधी अमेरिका के पीछे। फिर सोवियत यूनियन टूटा और एक ही महाशक्ति बच गई और वो अमेरिका थी। हाल के दिनों में हम ये देखते हैं कि उसके बाद चाइना का जो राइज हुआ है पिछले 20-25 सालों में, उस राइज के बाद एक चैलेंज अमेरिका के लिए क्रिएट हुआ है। और रीजनल पावर्स, लड़ाई के तरीके बदल गए। पहले हथियारों के दम पे, अलग अलग चीजों के दम पे लड़ाइयां होती थी। अब हम ये देखते हैं कि अब साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इस तरीके की चीजें बैठे किसी भी देश में आप दूसरे देश के अंदर दंगे करवा लेते हैं, आप वहां पे कियोस्क क्रिएट करा लेते हैं। जैसे अरब स्प्रिंग देखिए आप, अरब स्प्रिंग के लिए अमेरिका में बैठे सोशल मीडिया इजिप्ट के अंदर एक खतरा दिया शुरू प्रयास किया गया हो या शाहीन बाग के माध्यम से किया गया हो, वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज विदेश में बैठी थी, वहां से बैठे बैठे यहाँ क्योस क्रिएट कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और जो पिछली रिजीम थी, इनके अंदर अंतर क्या है? इनके अंदर अंतर ये होगा, और उनका आर्गुमेंट बहुत सीधा साधा है। उनका कहना यह है कि हमारी लड़ाई रशिया से नहीं है, रशिया कहीं भी आसपास नहीं करता। जो रियल खतरा है अमेरिका को, अमेरिकन स्टेट को, वो चाइना से है। तो हम जाकर के रशिया के साथ यूक्रेन में क्यों लड़ रहे हैं? तो अगर यूक्रेन की लड़ाई बंद होती है तो आप ये समझ जाइए कि फिर यूरोप और उस वहां पे जो पूरा क्योस क्रिएट हुआ है वो शांत होता है, पहली चीज। दूसरा, बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामिस्ट रिजीमों को लाके बिठाया जा रहा है, या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को इंस्टॉल कराया गया, ये वो लोग हैं जो कि अपने, कहते हैं ना कि नगर पालिका के पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष बना करके बिठाया गया है। तो वो इन चीजों के सपोर्ट में नहीं है। उनका आर्गुमेंट सीधा साधा है कि भाई हमारा फायदा किसमें है? हमारा फायदा इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में है, ना कि इंडिया को परेशान करके है। बाइडन रिजीम में क्या चल रहा था? पाकिस्तानियों को किसान इंडिया के अंदर ये प्रयास कर रहा है कि कैसे दे। अगर आपको याद हो तो लोगों ने कि बस कैसे भी सरकार गोली चला दे। अगर सरकार उस दिन गोली चला देती तो आप सोचिए कि इस देश में किसानों के बीच में एक माहौल बनाया जाता कि कैसी फांसी वाली सरकार है जो अन्नदाताओं के ऊपर गोलियां चलाती है। हालांकि इंदिरा गांधी ने, जो है कि करपात्री जी महाराज जब आंदोलन लेकर के दिल्ली पहुंचे संतों का, उनके ऊपर गोलियां दिल्ली में इंदिरा गांधी ने चलवाई, उसको कोई नहीं याद रखता। लेकिन अगर किसान एक भी मर जाता उस दिन, तो ये आने वाले 100 साल के लिए भाजपा और आरएसएस को एक फांसीवादी सत्ता रूढ़ पार्टी बना करके प्रेजेंट कर देते और दुनिया भर के अलग अलग देशों में सैंक्शन लगवाते इनके ऊपर कि निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाने वाले लोग हैं ये। इसीलिए उस दिन दिल्ली पुलिस के किसी भी कांस्टेबल तक को लाठी के अलावा कुछ भी रखने की परमिशन नहीं थी।
अगर आपको ध्यान हो उस समय की, मैं चाहता हूं आपके दर्शक जाके वीडियो निकाल के देखें, लाठियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, क्योंकि उनको हथियार दिए ही नहीं गए कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आत्मरक्षा में भी गोली चला सकते हैं, तो उनको दिए ही नहीं गए हथियार। तो इस तरह की चीजें होंगी तो दुनिया बदलेगी, डायनामिक्स बदलेंगे। लेकिन देखिए जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो बहुत डीप है, तो 4 साल में वो कितना कर पाएंगे, कितना उसको खत्म कर पाएंगे, कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम 4 साल तो अब दुनिया जो है वो सुकून की सांस ले सकती है। मुझे ये बताइए सर, उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, तो सर उन इलीगल इमिग्रेंट्स में तो बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तानी इमिग्रेंट्स की भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के जो इमिग्रेंट्स हैं वो इमिग्रेंट्स हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स एक्चुअली वो इमिग्रेंट्स नहीं होते हैं, वो इलीगल एलियंस होते हैं। वो उनका कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस नहीं होता। इवन रेफ्यूजीज भी जो जाते हैं उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है कि भाई ठीक है आप रेफ्यूजी हैं। उनको एक कागज मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है सरकार की तरफ से, जहां पर सरकार ये स्वीकार करती है। जैसे आपके दिल्ली में बहुत सारे अफगान रहते हैं और उनका एक पूरा अपना पूरा मोहल्ला है, वहां पे अफगान रेस्टोरेंट्स हैं। उनको अफगानों को भारत की सरकार ने रेफ्यूजी का स्टेटस दिया, उनके पास कागज है। लेकिन जो बांग्लादेशी भारत में रहते हैं उन वो भारत में कोई इमिग्रेंट नहीं है, वो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए और इमिग्रेंट के अंदर अंदर का जो अंतर है वो समझना चाहिए। भारत से जो इमिग्रेशन होती है अमेरिका के अंदर वो 99.9% लीगल इमिग्रेशन है। वो H1B वीजास के थ्रू और दूसरे अलग वीजास के थ्रू यहाँ से लोग जाते हैं, वहां की सरकार की अनुमति से जाते हैं। पंजाब से कुछ समय से ये चीज शुरू हुई है कि एक गोरख धंधा शुरू हुआ था कि आप वही मैक्सिको और वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के थ्रू जो है लोग जैसे कि बाकी के जाते हैं वैसे ही यहाँ से भी जाने शुरू हुए थे। आपको पता है कि 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए अपने खेत बेच करके और जेवर गिरवी रख करके पंजाब से एक बहुत बड़ा यूथ का सेगमेंट जो है वहां गया हुआ है। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, मतलब उनकी तादाद जो है वो कुछ हजार में होगी जो इस तरीके से गए हैं। जो आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो इमिग्रेंट्स की बात करते हो सारे लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भारत से गए। और इंडियंस जो है वो वहां पे कहते हैं ना अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जो आबादी का समूह है वो भारतीय मूल के लोगों का है। इवन व्हाइट अमेरिकन से ज्यादा जो है पर हाउस होल्ड इनकम इंडियन अमेरिकन की ज्यादा है, उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना या 1.25 गुना है। तो यहां से कोई इलीगल इमिग्रेशन उतनी ज्यादा नहीं हुई है। हाँ, जो ये मेक्सिको से और ये बाकी कंट्रीज लैटिन अमेरिकन वेनेजुएला वगैरह से यहाँ से जो गए हुए इनको समस्या होगी, इनको वो डिपोर्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले टर्म में भी ट्रम्प का जो टर्म था, हजारों की लाखों की तादाद में जो है इनको डिपोर्ट किया गया था। तो उसमें से कितने थे जो भारतीय थे जो डिपोर्ट होके आए थे? आप और मैंने किसी का नाम भी नहीं सुना है, न ही वो कोई न्यूज बनी कोई भारतीय को डिपोर्ट किया हो। तो क्योंकि वही है ज्यादा तो वो उनको ही टारगेट करके उनको ही डिपोर्ट करेंगे, भारतीयों का तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। अच्छा सर, ये ट्रंप सरकार के आ जाने से हमारे पड़ोस में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर बांग्लादेश की बात करेंगे। इमरान खान साहब को 14 साल की और उनकी बीवी बुशरा बीवी को 7 साल की सजा सुना दी गई है। आपको क्या लगता है, ट्रंप साहब जो है इमरान पाकिस्तान में कुछ इंटरफेयर करके क्या इमरान खान को छुड़वाएंगे, या पाकिस्तान में जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? देखिए जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वहां पे, उन्होंने काफी लॉबिंग की है, उन्होंने काफी सारा फंड रेजिंग की थी, उन्होंने फंडिंग भी करी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वहां इस चुनाव में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत ज्यादा चिंता होगी इमरान खान की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो अपनी खुद की चुनौतियां हैं, उनके अपनी खुद की प्रायोरिटीज हैं, वो पहले आएंगी। उन प्रायोरिटीज में जैसे मैंने आप अभी हमारी बात हुई, जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकना, जो इलीगली जो घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करना, अमेरिकन इकोनॉमी में जो कैश है उसको इन्फ्यूज करना, जो नीडलेस वॉर्स, जो युद्ध दुनिया भर के जो बाइडेन साहब ने शुरू किए हुए हैं अलग अलग काइनेटिक ऑपरेशन, चाहे वो यूक्रेन में हो चाहे बाकी जगहों पे हो या मिडिल ईस्ट में, उनको खत्म करना उनकी प्रायोरिटी होगी। और उसके बाद अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स करना। अगर आपको पता हो तो आज से ही उन्होंने शुरू कर दिया है अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करने।
तो उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ऐसे उन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई जेंडर दो ही है, मेल और फीमेल, तीसरा कोई जेंडर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पहले 24 घंटे के अंदर जो है मैं 100 से ज्यादा जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करूंगा। वो उनमें से कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साउथ एशिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर से जुड़ा हुआ नहीं है, भारतीय महाद्वीप से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा उनकी चिंता नहीं होगी। वो उनके हाँ अगर उनको अगर मतलब दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप में अगर किसी के साथ उनको चिंता होगी संबंध की, तो वो भारत के साथ होगी कि भारत के साथ अपने संबंध को और मजबूत कैसे करें, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि भारत ही वो मार्केट है जहां से जिसके ऊपर अमेरिका का भविष्य निर्भर करता है। जितनी बड़ी मिडिल क्लास है भारत में, और जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको जो कंज्यूमर्स चाहिए, वो कंज्यूमर किस मार्केट में है, वो किस देश में है, वो भारत में है। आप अमेरिका पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनी चली भी जाए, बट कितने लोग हैं जिनकी औकात है इतनी कि वो चीज सामान खरीद सकते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स। इंडिया में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो इंडिया में तो लोगों के पास पैसा है, इंडिया में लोग खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में वो कंज्यूमर ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास जो है वो भारत में है। तो और फॉर दैट मैटर सबसे ज्यादा अमीर जो मिलेनियर्स हर साल तैयार हो रहे हैं, वही भारत में तैयार हो रहे हैं। तो अमेरिकन कंपनीज के लिए जो मार्केट है वो भारत है, तो उनकी चिंता भारत होगी, भारत में क्या करना है। इमरान खान जेल में रहे, इमरान खान कल के मरते आज मर जाए, डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो कैबिनेट है, उनके कैबिनेट में जो लोग हैं, चाहे वो पीट हेग्सेट हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ड हो, इस तरह के जो लोग हैं, उनकी पूरी कैबिनेट ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि इस्लामिस्ट या जो जिहादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दुनिया में किसी भी देश में कट्टरपंथी शासन आए, जैसा कि हमने सीरिया में होते हुए देखा, जैसा हमने बांग्लादेश में होते हुए देखा, जैसा हमने पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। एक एक करके दुनिया के अलग अलग देशों में कट्टरपंथी सर उठा रहे, तो वो ये प्रयास करें कि वो सत्ता से बाहर हटाया जाए। और इमरान खान एक कट्टरपंथी इंसान था। वो जिस केस में उसको 14 साल की सजा हुई है, वो केस क्या था, अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट क्या था, अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया कि भाई वहां पे एक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिस यूनिवर्सिटी में इस्लामी जादू टोना सिखाया जाएगा। अब सोचिए कि इस्लामी जादू टोना सिखाने के लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा था, और वो किसकी निगरानी में चलना था, उसकी बीवी की, पिंकी पीरनी जो है। तो अब वो पिंकी पीरनी क्या है, वो बेसिकली वो जादू टोना ही तो करती है ना। उसकी अगर आप 2 मिनट आपको समय हो तो आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि वो पाकपतन में एक दरगाह है, वो पाकपतन की उस दरगाह में जो है वो पीरनी हुआ करती थी। वहां पे वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती थी, और औरतों को अपने पतियों को वश में कैसे करना है, शादी का घर कैसे तोड़ना है, किसी का पति छोड़ के चला गया तो उसको वापस कैसे बुलाना है, वो इन चीजों के इलाज दिया करती थी, उनको बताया करती थी कि ये क्या क्या करना है। वो करते 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 वो इमरान खान तक पहुंची। और इमरान खान ने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, मैं और मेरा पाकिस्तान, अगर आप में से, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि इमरान खान का जो इतिहास है वो हमेशा से ही इस तरह के जादू टोने वालों के आसपास घूमता रहा है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कम से कम 5-6 अलग अलग इन लोगों का जिक्र किया है, पीरों फकीरों का, जिनके पास वो गया था अपने ये जादू टोना की समस्याओं को समाधान के लिए। तो वो उसी के जरिए इनके पास पहुंचा था। तो ये वो एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट है, वो कितना लिबरल हुआ करता था, कितना सेकुलर हुआ करता था, वो प्ले बॉय हुआ करता था, अब नहीं है वो। तो उनको भी ये चीज पता है कि इमरान खान, आप शहबाज शरीफ के साथ या तो आप कोई ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट इमरान खान के साथ, उसके जैसे कट्टरपंथी इंसान के साथ आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये उनके जो टीम में लोग हैं उनको पता होगा। और इंडियन जो लॉबी है अमेरिका में वो बहुत मजबूत है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की टीम में आप जानते ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इंडियन लॉबी जो है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि इमरान खान जैसा एंटी इंडिया, आपको याद होगा उसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज, कि बहुत छोटे जहन का इंसान बताया था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, अब ये कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये अलग अपना भविष्य है। अब जरा बांग्लादेश को डिस्कस कर लेते हैं सर। बांग्लादेश में क्या बदलाव होने की संभावना है अब?
देखिए, बांग्लादेश में बदलाव तो होगा ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार चल रही है, सरकार चल नहीं सकती और भारत कभी भी अलाउ नहीं करेगा। अब ये आप कह सकते हैं कि वो 6 महीने में वो चीज होगी, 1 साल में होगी, टाइम मैटर चेंज कर सकता है। अभी तक भारत वहां पे ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि जो सरकार थी वो वहां की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी लाई हुई सरकार है वो। और ये जो जिहादियों का जो समूह लाया गया, अगर आपको याद हो तो उन्होंने अब कल नई डिमांड परसों रख दी है कि आप सेक्युलर और सोशलिस्ट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दो शब्द जो है वहां के बांग्लादेश के संविधान से हटाए जाए। ये वहां पे अब डिमांड शुरू हुई है। तो जी। जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो रास्ता भारत अलाउ नहीं करेगा। पहले कुछ नहीं कर पा रहे तो उसका कारण ये था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आशीर्वाद था। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये होगा कि अब आप कुछ करेंगे, वो आपका सहयोग नहीं करेंगे लेकिन आपको रोकेंगे भी नहीं कि भाई आप उसको मत करिए, उसको रोकने भी नहीं जाएंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोटर बेस जो है ना, वो हार्डकोर क्रिश्चियन वोटर बेस भी है। ठीक है, बहुत सारे वहां के जो चर्चेज हैं, चाहे वो कैथोलिक चर्च हो चाहे इवेंजेलिकल्स का चर्च हो, वो डोनाल्ड ट्रंप की बैकिंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा वोटर बेस है। तो आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हैं वो तो वैसे ही चलेंगी। देखिए, जो चाहे वो कहते हैं कि कुकी लैंड की बात हो, चाहे नागालैंड फॉर क्राइस्ट हो, ये जो सारे के सारे मूवमेंट वहां पे शुरू किए गए हैं, इंसर्जेंसी शुरू की गई है, इनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें कुछ इंटरवीन करें। बाकी बांग्लादेश में आपको फ्री हैंड मिलेगा जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और वहां पे आप कर पाएंगे जो रिजीम चेंज वापस जो रिवर्स करना है वो हो पाएगा। अच्छा सर, वैभव भाई, हमारे देश में बहुत ज्यादा एनार्की फैलाने की, हमको डिस्टेबलाइज करने की, इवन हमारे चुनाव तक में इंटरफेयर करके मोदी को हराने की जो हिमाकत, ये जो प्लानिंग डीप स्टेट करता आया है, और इनके गुर्गे ये खालिस्तानी या जो किसान आंदोलन के नाम पे जो ये नौटंकी चल रही है पिछले 4 साल से, क्या इनको मिलने वाला सपोर्ट जो डीप स्टेट से मिलता था वो तो अब खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो हम भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं, संभावना क्या है? देखिए, वो तो जो इनका हस्तक्षेप है वो चलता रहेगा, क्योंकि देखिए, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं ना, वो साइलोज में काम करती हैं। एक कमरे में क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, बगल वाले कमरे को नहीं मालूम होता है। आपने जब प्याज देखा है ना, प्याज में एक के नीचे दूसरी, दूसरे के नीचे तीसरी, वो परत दर परत कई सारी परतें होती हैं। आप उसको खोलते जाते हैं और नई नई परतें आती जाती हैं। तो जो कि ये ऑपरेशन आज का नहीं है, खालिस्तान 1960 70 से सीआईए चला रही है। और उस दौर में भी जीबीएस सिद्धू, जो कि पहले RNAW रॉ में नंबर 2 भी थे, उन्होंने द खालिस्तान कंस्पिरेसी नाम की किताब भी बड़ी मशहूर लिखी है। और हमारे तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वरण सिंह के दामाद है, उन्होंने जब उनकी पोस्टिंग हुई थी 1970s में, तो वो कनाडा में, अमेरिका में उनको खालिस्तान डेस्क दिया गया था देखने के लिए। उन्होंने मुझसे अपने व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि उस दौर में भी जो है वहां पे जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उन्होंने बताया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही सपोर्ट करते थे खालिस्तान को, और रिपब्लिकन्स ज्यादा सपोर्ट करते थे खालिस्तान को। और रिपब्लिकन्स जो है इनको पैसा भी देते थे, अपने आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी देते थे। और ये, और हमको ये लगता था कि यार एक्चुअली अमेरिका और कनाडा के अंदर भी खालिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं था। एक बार मैं एक गुरुद्वारे में गया कनाडा में, और उस गुरुद्वारे में एक व्यक्ति था, उसने खालिस्तान से संबंधित कोई बातचीत करने की कोशिश की खालिस्तान के बारे में। तो वहां पे जो संगत बैठी हुई थी जो गुरुद्वारे के अंदर, बोले उसमें से 10-12 लड़के खड़े हुए, सिख लड़के खड़े हुए, और उन्होंने उसको पकड़ के उठाया, उठा के जाके गुरुद्वारे के बाहर फेंक दिया। क्या, यानी कि इतना भी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि खालिस्तान से संबंधित कोई बात गुरुद्वारे में दो एक लाइन भी कोई बोल सके। इतना भी समर्थन सिख कम्युनिटी में नहीं था वहां पे। लेकिन उस दौर में भी ये रिपब्लिकन्स और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो वेस्ट में थी, ये इनको सपोर्ट करती थी। तो वो सपोर्ट तो देखिए उनका रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 4 ही साल है और वो तीसरी बार तो राष्ट्रपति बनने वाले नहीं है। तो इस 4 साल में वो कितनी चीजें करेंगे? वो अपने यहाँ भी सिस्टम को ठीक करे, अपने यहाँ भी डीप स्टेट को फिक्स करे, अपने यहाँ भी इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को रोके, वो अपने यहाँ भी जो संविधान में जो बदलाव करने हैं वो करे, वो अपने यहाँ पे भी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करे।
वो कनाडा, पैनामा, ग्रीनलैंड, मतलब ये सब को छोड़ करके फिर वो चले वो खालिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आती ये चीजें। ये हमारी समस्याएं हैं और ये समस्याओं को का समाधान हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी देश वो कभी भी आपके लिए, क्या हम दूसरों की समस्याएं सॉल्व करने जाते हैं कभी? क्या हम कभी गए कि जी फला देश को दिक्कत है, चले इंडिया, हाँ भाई चलो हम आपकी समस्या है इसको हम सॉल्व करेंगे? हम भी नहीं करते हैं। हम जरा जरा क्या करते हैं, श्रीलंका में जैसे वो हुआ, वहां की इकोनॉमी जो है बैंकरप्ट हो गई, तो हमने $5 बिलियन उनको आर्थिक सहायता दे दी, यही किया ना हमने। लेकिन क्या वो मेजर चंक ऑफ उनका सोल्यूशन का? नहीं, वो तो वहीं से आया, IMF और वर्ल्ड बैंक से ही आया। हमने उनको एक सपोर्ट सिस्टम दिया। तो हम कभी भी, हम भी नहीं जाते किसी की समस्या सॉल्व करनी है, देशों को अपनी समस्याएं खुद सॉल्व करनी होती है। अमेरिका में अमेरिका की समस्या भी अमेरिका खुद सॉल्व करेगा। तो खालिस्तान हो, और आप क्या देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोचें कि इंडिया में लोग कह रहे थे कि उसको बुलाया, फलाने को बुलाया, ठिकाने को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी को बुला भी लेते तो क्या मोदी जी जाते? कभी नहीं जाते। वो आज तक कभी नहीं गए। वो कभी भी किसी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी में या इस तरह किसी भी चीज में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं जाता। हमेशा भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या इस तरह के लोगों को भेजा जाता है, या कोई बहुत आपका क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई है तो वहां राष्ट्रपति जी को भेज दिया जाता है। प्रधानमंत्री नहीं जाते। प्रधानमंत्री जाएंगे तो तब जाएंगे जब कोई डील करने को होगी, कोई एग्रीमेंट साइन करना होगा। वहां पे क्या जाएंगे कि वहां पे क्या मतलब किसी के बच्चे का मुंडन है कि गए पूरी सब्जी खा के चले आए, कोड़ा सब्जी खाने तो नहीं जाएंगे। तो अब ये अजीब सा ये लोग आर्गुमेंट्स देते हैं, और ये वही लोग हैं बाबा जी, अगर आप ध्यान देंगे, जो कि अमेरिका से वैलिडेशन सीख करते हैं। अमेरिका में बैठ के बोलते हैं कि भारत में सिख पगड़ी नहीं लगा सकता, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकता। आप पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में कितना आदमी है जो हाथ में कड़ा नहीं पहन सकता है, जो सर पे पगड़ी नहीं लगा, लेकिन भारत के नेता जाकर के वहां बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो इनका नेटवर्क है ये चल ही वहीं से रहा है। देखिए MI6 और CIA, ये दो संस्थाएं ही हैं इस दुनिया में। दुनिया में आपको जो कुछ भी गड़बड़ दिख रही है सब कुछ इनकी की हुई है, हर एक चीज की जिम्मेदारी है। कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिससे दोस्ती की है उसको भी मारा, जिससे दुश्मनी की है उसको भी मारा। तो ये दो ऐसी संस्थाएं इंडिया के, भारत की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मैं बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये कहते हैं कि देश तोड़ने के लिए इनको अगर कुछ भी करना पड़े, देश भी टूटता है, अगर इनको सत्ता मिलती है तो इसके लिए तैयार होंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मणिपुर 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 करते हैं, संभल जाने की बात करते हैं। संभल में जब तक 5 मुसलमान नहीं मरे, संभल जाने की बात नहीं की ना। इस देश में इतने दंगे हुए, इतने हिंदू मरे, कभी गया कोई गांधी फैमिली से वहां पे? 5 मुसलमान मर जाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। वो 5 मुसलमान कौन थे? क्या इनोसेंट लोग थे? वो पुलिस की फायरिंग में मरे हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे तमंचों और कट्टों और पिस्टल से। वहां पे जो शेल्स मिली गोलियों की, वो पाकिस्तान आर्मी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बनाई हुई थी। तो आप सोचिए कि लोगों के साथ ये खड़े होते हैं जाके, बालाकोट और उरी के सबूत मांगते हैं कि हमको सबूत तो सर्जिकल स्ट्राइक था। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, फर्जिकल स्ट्राइक, ये वर्ड इन्होंने निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला। तो इस तरह का ऑपोजिशन, इस तरह के लोग हमारे ही देश में है। आपको दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑपोजिशन है ना, वो इनसे बड़ी देशभक्त है, मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ। मैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों को वॉच करता हूँ। आप जाके कभी उनके ऑपोजिशन पार्टीज को देखिए और कभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज को देखिए, उनके ऑपोजिशन के नेता को देखिए। उनको जेल में डाल दिया गया है, इमरान खान को, उससे उसका इलेक्शन छीन लिया गया, रिग कर दिया गया, जीता हुआ इलेक्शन उसको हरा दिया गया। लेकिन कभी भी वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता हुआ नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपनी सेना के ऊपर सवाल उठाता हुआ आपको नहीं मिलेगा। वो किसी एक जनरल के ऊपर सवाल उठाता हुआ मिलेगा, लेकिन सेना के ऊपर सवाल नहीं। वो हमेशा ये कहता है कि सेना हमारी है, फौज हमारी है। लेकिन ये जनरल ठीक नहीं है, आसिम मुनीर ठीक नहीं है। आपके यहाँ पे वो कभी भी आपको पाकिस्तानी सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हुए नहीं मिलेंगे। आपके यहाँ पे क्या होता है? आप जाकर कांग्रेस का संजीव दीक्षित, जनरल बिपिन रावत तो कहते हैं कि गली का गुंडा है, आर्मी चीफ को कहते हैं गली का गुंडा। तो
इस तरह की ऑपोजिशन पार्टी, क्या संदीप दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या कभी संजय निरुपम के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या ये जो मणिपुर में जो बैठे हुए हैं, जो कुकियों को समर्थन दे रहे हैं कांग्रेसी, उनको हथियार भी दे रहे हैं, उनको धन भी दे रहे हैं, उनको हर तरीके से समर्थन दे रहे हैं, जो चर्च के लोग वहां पे इन्वॉल्व है हिंसा में, उनको बुला करके अपने घर में जो है प्रेयर करवाती हैं सोनिया गांधी, क्या कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? आप पंजाब में बैठे, कल की खबर है, पंजाब में पिछले 2 साल में 4 लाख से ज्यादा सिख जो है वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने। मैं तो वहां पे मतलब कहते हैं ना कि मैं तो पूरा पंजाब, करीब 6 महीने तक मैं पूरे पंजाब में गांव गांव में घूमा हूं लगातार। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था कन्वर्जन के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन मेरे पास वो क्लिप्स आज भी पड़ी हैं, वो वीडियोस आज भी पड़े हुए हैं कि किस तरीके से वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। किसके संरक्षण में हो रहा है? कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुआ। आपको अगर दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप किसी आर्च बिशप या किसी कार्डिनल से अगर आप फोन करवा देते, जब तक भारत में कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, तो कोई भी आर्च बिशप या कोई भी कार्डिनल फोन करता था, आप एडमिशन, कोई कट ऑफ नहीं चलती थी तब, किसी न किसी कोटे में डाल के आपको एडमिशन मिल जाता था। ये जलवा था आर्च बिशप और कार्डिनल्स का दिल्ली में। 99.5% कट ऑफ जा रही है और 40% वाले का एडमिशन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्च बिशप या कार्डिनल का फोन आ गया। क्यों? अगर उसका नहीं सुनेंगे तो फिर मैडम नाराज हो जाएंगी, फिर प्रिंसिपल नहीं रहेगा, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे। ये आज राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस जो है कि ये संस्थाओं पे कब्जा कर रही है, विश्वविद्यालयों पे कब्जा कर रही है। आर्च बिशप और कार्डिनल का फोन जाता था, तब किसका कब्जा था वहां पे? जी। तो ये हमारे देश की ऑपोजिशन है, क्या बोलेंगे अब? मतलब कहते हैं ना कि इस देश की ऑपोजिशन बाकी देशों की ऑपोजिशन जैसा नहीं है। यहाँ पे देशद्रोही, मैं कहूंगा कि देशद्रोही तरीके के लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, और इनको अगर आज सीआईए MI6 इनको ये ऑफर कर दे कि ठीक है नॉर्थ ईस्ट तोड़ दिया जाए, हम आपको सत्ता में लेके आएंगे लेकर के। मार्क जकरबर्ग ने तो अब एडमिट कर लिया कैमरे के ऊपर ना कि सीआईए और FBI वाले आकर के मेरे यहाँ पे एल्गोरिदम चेंज करवाए उन्होंने, मुझे धमका करके। ठीक है, किसी दिन लैरी पेज बैठेंगे गूगल के मालिक, तो वो भी बता देंगे कि हाँ हमको भी धमकाया है, हमने भी किया था चुनाव के दौरान। इंडिया में चुनाव के दौरान आपके चैनल की क्या रीच थी, आप मुझे बताइए। और उनका चैनल, जिनको मतलब 500 लोग नहीं देखते थे, उनका चैनल जो है 2-2 मिलियन पे चला गया। कैसे गया भाई? 2-2 मिलियन व्यू। वो कोई लखनऊ में बैठा है, उसको कोई नहीं देखता था, कोई जानता भी नहीं था उसको। इलेक्शन के दौरान उसके हर वीडियो पे 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू। वो कोई सतारा में बैठा हुआ है, नागपुर में बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है। मतलब अजीब अजीब तरीके का तमाशा इस देश में लगा होता है चुनाव के दौरान। तो इस तरीके के ऑपरेशन किए गए। अब देश की जनता को डिसाइड करना है कि अब वो, उनको ये देश चाहिए या उनको वो एक खटाखट चाहिए। खटाखट चाहिए तो खटाखट निकल भी जाएगा ये देश। भाई बड़ी अच्छी चर्चा रही सर, और आपने पूरा मतलब एक विहंगम दृश्य पूरा डिस्कस कर लिया हमने। आज की चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।